जो तुमको शायद 9th में होगा, जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले चैप्टर ग्रेविटेशन में अपने को बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। सबसे पहला है સર તમારું લખેલું કપાય છે। अच्छा, एक मिनट। ओके, तो जो अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले इसका थियरी थोड़ा पढ़ लेंगे और फिर इसको हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, सो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि न्यूटन ने बोला था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे को हमेशा क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने। तो फिर उसने उसका फॉर्मूला दिया कि वो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, या तो उसका स्टेटमेंट है कि दिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो तुम लोग ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट पहले पढ़ा हो। ठीक है, अभी इसी का यूज करके उसने एक फाइनल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया जो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को सम्स करना है, जहां पे ये F का मतलब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर कैपिटल G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये m1 और m2 क्या है, दो मासेस। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उनका मासेस, और सर ये r क्या है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तभी मैं तुमको दिखाने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन जो ये फॉर्मूले पे बेस्ड वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल साइंस। ओके, चलिए सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन वहां पे दिया है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर। तो उसमें से कौन सा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो होगा उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन। तो देखो मेरा फॉर्मूले का जो सेकंड चीज था, ठीक है, वही अपना आंसर है। तो वहां से अपने को आंसर मिल सकता है कि फोर्स का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है। देखो 1/r², सिंपल। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी लोग पूछ सकते हैं। फिर इस पे अभी हम लोग जो अच्छे न्यूमेरिकल्स अपने को करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो, जो अपना स्टेटमेंट है। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो अगर अपने को पता है तो अपने को दूसरा एमसीक्यू इजीली हो सकता है। उसको मैं रीड कर रहा हूँ और तुम लोग देख सकते हैं। इफ एफ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two objects, mass m and small m separated by the distance d, then which of the following is the correct according to the Newton's law of gravitation। वो लोग ने मास m1 और m2 नहीं लिया है, वो लोग ने कुछ दूसरा लिया है, तो हम लोग भी वही ट्राई कर सकते हैं। वो लोग ने बोला है कि वो जो मास है एक कैपिटल m है और एक स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। तो उन्होंने बोला कि ये जो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का लॉ बोला उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो अपने को पता है कि ये जो फोर्स है दोनों मासेस के प्रोडक्ट को, मतलब के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके जो आंसर मिलेगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो वहां पे जो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिखेगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए अपने लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आंसर आए हैं। तो ऐसे सिंपल एमसीक्यू अपने को इजीली कर सकते हैं अगर अपने को न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट पता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने टेक्स्ट बुक में भी था और दूसरे सिलेबस में भी आता है वो है, वो लोग करेंगे मास में कुछ चेंजेस, या तो इसका मास इंक्रीज कर देंगे, डबल कर देंगे,
इसका मास भी डबल कर देंगे, हाफ करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देंगे या तो उसको डबल कर देंगे। फिर अपने को पूछेगा अभी बताओ फोर्स कितना होगा, तो अभी हम लोग थोड़े एमसीक्यू ये फॉर्मूले में ये सब चेंजेस करके करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी उस पर ध्यान देते हैं, और वो एमसीक्यू है 5, 6 और 7। तो अगर किसी को एक સર कॉन्सेप्ट आता થોડુંક है, ઝૂમ કરો ને हाँ તમારી પીડીએફ. हाँ बरोबर से। यस यस. ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ट्राई करेंगे। 5 और 6 सबको दिख रहा है, अगर किसी को एक कॉन्सेप्ट आता है तो ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो एमसीक्यू नंबर 5 या तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा ना कि मास को हाफ कर दिया है, डबल कर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले को कुछ ऐसा लिखेंगे। अपने को जो फोर्स पता है वो ओल्ड वाला फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1, ये होगा ओल्ड वाला मास, m2 यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे ओल्ड, और डिवाइडेड बाय r ओल्ड, और ये पूरे का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे पहले से ही, क्योंकि अपने को पता है कुछ चेंजेस होने वाला है। न्यू वाला फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है, सेम रहेगा। m1 मतलब कि न्यू वाला मास अपने को क्या दिया है, m2 मतलब कि न्यू मास अभी क्या चेंजेस किया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसमें वो लोग ने क्या चेंजेस किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यू वाले में क्या चेंजेस करना है, और अपने को आंसर कुछ मिलेगा। आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को बोला है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज F। अपने को पता है दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स F है। आगे, इफ द मास आर मूव टू ट्वाइस ऑफ देयर इनिशियल डिस्टेंस। अच्छा, उसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, फिर इस पे आते हैं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज F if the masses of the both the objects are double। देखो फर्स्ट कंडीशन वो लोग ने क्या बोला, ओल्ड वाले दोनों के मासेस को मैंने डबल कर दिया, ठीक है। तो वो लोग ने अपने को कंडीशन क्या दिया है, ये जो न्यू मास दिया है, ध्यान से देखना, ये जो न्यू वाला मास था वो कितना है, वो ओल्ड वाले मास का डबल है, ठीक है। उसको वो लोग ने डबल कर दिया है। सेम m1 को भी डबल किया है, और m2 को भी वो लोग ने डबल कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन वो लोग ने दिया है कि दोनों ही m1 और m2 दोनों ही मासेस को वो लोग ने डबल कर दिया। तो वो अपने को पूछ रहा है कि उसके वजह से तुम्हारा न्यू फोर्स ओल्ड फोर्स से कितना हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। ये नई कंडीशन है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यूज को हम लोग न्यू वाले में पुट कर देंगे और कुछ रिलेशन आ जाएगा। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जो न्यू वाला फोर्स है तो वो तो वैसे का वैसा रहेगा, कैपिटल जी एज इट इज रहेगा। m1 न्यू के जगह पे अपने को जो कंडीशन दिया है वो पुट करने वाला हूँ इनटू 2 टाइम्स ऑफ m1 ओल्ड, क्योंकि उसने बोला ये जो न्यू वाला मास है वो ओल्ड वाले का डबल है, तो मैंने कर दिया। सेकेंड चीज, ये जो सेकेंड मास है उसको भी तो वो लोग ने डबल किया है, तो हम लोग सेम कंडीशन यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो सेकेंड वाला मास था उसको भी हमने डबल किया है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, उसके बारे में उसने कुछ चीज बोला है, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब डिस्टेंस सेम है, ठीक है। उसका न्यू डिस्टेंस और जो पुराना डिस्टेंस था वो दोनों सेम है, क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं आर की जगह पे आर न्यू लिखो या आर ओल्ड लिखो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 into 2 इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो इस जगह 2 into 2 4, जी एज इट इज, m1 ओल्ड थोड़ा साइड में आ जाएगा, इनटू बस अभी इसको अरेंज करना है, m2 ओल्ड साइड में आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय r ओल्ड का स्क्वायर। ये चीज तो हम लोग ने कभी देखा था थोड़ी देर पहले, ये क्या था, तो सर इसको तो हम लोग प्यार से देखो, जी m1 ओल्ड m2 ओल्ड अपॉन r ओल्ड का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे, फोर्स ओल्ड वाला। तो ये हो जाएगा और कुछ नहीं, ओल्ड वाला फोर्स, उसके आगे आ गया 4 टाइम्स, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चालू था, न्यू फोर्स। तो देखो अपने को कंडीशन मिल गया कि जो न्यू वाला फोर्स है वो ओल्ड का 4 टाइम्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो देखो बस ये चेंजेस करेंगे अपने को आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे।
जैसे इसमें मास में चेंजेस किया था, अभी वैसे वो लोग ये डिस्टेंस में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉसिबल है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो तुम्हारे पास सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये 4 था, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कंडीशन सेम, मतलब फोर्स दोनों सेम रहेगा। अभी हम लोग फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, देखते हैं वो लोग ने क्या वेरिएशन किया है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मैं थोड़ा टाइम देता हूँ तो तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, और जिसको आता है प्लीज क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, दोनों फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ कि जो ओल्ड वाला फोर्स है वो कितना है, तो वो है G M1 M2 और नीचे R², लेकिन ये सब कितना, ओल्ड ओल्ड ओल्ड, और दूसरा न्यू फोर्स कितना है अपने लिए, कैपिटल G M1 M2 R², लेकिन यहाँ पे हो जाएगा न्यू। न्यू मतलब कि जो अपने को कंडीशन दिया उसके बाद वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते सेकंड क्वेश्चन, रीड करते क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज F। अपने को पता है भाई दोनों के बीच का फोर्स F है। इफ मासेस आर मूव्ड टू द ट्वाइस ऑफ देयर इनिशियल डिस्टेंस, देखो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के वो लोग ने कंडीशन दिया है, दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस था उसका वो लोग ने ट्वाइस कर दिया, मतलब उसका वो लोग ने डबल कर दिया है। तो अपने को पूछा है कि अभी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसमें क्या चेंजेस होगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन दी है क्या, जो नया वाला डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो ओल्ड वाला जो भी डिस्टेंस था उसका कितना है, ट्वाइस, मतलब कि डबल है बस। बाकी किसी का बात नहीं बोला है, मतलब कि M1 जो ओल्ड वाला मास था, जो न्यू वाला मास है वो ओल्ड वाले मास के इक्वल है, और सेकंड ऑब्जेक्ट का जो नया मास होगा वो भी ओल्ड के जैसा ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, क्योंकि वो लोग ने कुछ बोला नहीं। बस ये सब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो अपना जो न्यू फोर्स है, तो अपना जो ये फोर्स है न्यू वाला, उसमें क्या चेंजेस होगा, जी तो वैसे का वैसा रहेगा, M1 की जगह पे भी M1 ही रहेगा, बस ओल्ड यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि उसमें चेंजेस हुआ नहीं है। M2 यहाँ पे न्यू वाला था लेकिन मैंने यहाँ लिखा ओल्ड वाला क्योंकि दोनों सेम है, डिवाइडेड बाय R² ऑफ न्यू की जगह पे, देखो अभी ध्यान से इसका वैल्यू लिखना है, इसको मैं ब्रैकेट दे दूंगा, चाहिए ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सिली मिस्टेक से बच सकते हैं, ठीक है। तो अपने को R न्यू की जगह पे क्या लिखना है, 2 टाइम्स ऑफ R ओल्ड का स्क्वायर, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर थोड़ा सा भी अपने को इंडेक्सेस आता है तो पता होना चाहिए स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो कैपिटल G M1 ओल्ड M2 ओल्ड डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4R ओल्ड का स्क्वायर। और इसको तो हम लोग ने किधर देखा था, ये वाली चीज को तो हम लोग ने किधर देखा है, इसका मतलब क्या होता है, G M1 ओल्ड M2 ओल्ड अपॉन R ओल्ड द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ओल्ड वाला फोर्स। इसका मतलब अपने को फिर से कंडीशन मिल गया कि जो न्यू फोर्स है वो ओल्ड फोर्स का डिवाइड बाय 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फिर से फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है, F/4 अपना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज F। फिर से वही कंडीशन, अभी देखो क्या किया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ देन व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। अभी फिर से वो लोग ने R न्यू में कुछ चेंजेस किया है, मास का कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब न्यू वाला ओल्ड वाला दोनों सेम होगा, तो वो लोग ने बस एक ही चेंज किया है, और वो है नया वाला जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ओरिजिनल का, वो ओरिजिनल का कितना है, हाफ, मतलब उसका आधा है। तो इसकी वजह से इसमें क्या चेंजेस आएगा वो अपने को बताना था। तो आ जाओ, सबसे पहले फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। यहाँ पे पहले क्या था, R न्यू था, उसके जगह पे मुझे कंडीशन रखना है। क्या है कंडीशन, कंडीशन में बोला है अपने को, वो है R ओल्ड का अपॉन 2 का स्क्वायर। फिर से अगर लॉ ऑफ इंडाइसिस आता है तो पता होगा कि ये जो स्क्वायर है दोनों को मिलेगा, जिसकी वजह से आंसर जो होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल G M1 ओल्ड
into m2 old अपॉन r स्क्वायर ओल्ड अपॉन 4, ठीक है। और फिर 4 रेसिप्रोकल होके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 4। फिर से ये चीज को हम लोग ने कहाँ पे तो देखा है, इसका मतलब क्या होता है ओल्ड फोर्स, इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे ओल्ड फोर्स इंटू 4, ये अपना कितना हो जाएगा न्यू फोर्स, ठीक है। तो फिर से अपने को आंसर मिल गया कि जो न्यू फोर्स होगा ये कंडीशन के बाद वो कितना हो जाएगा ओरिजिनल या तो ओल्ड वाले का 4 टाइम। तो फिर से ऑप्शन नंबर ए अपने लिए करेक्ट है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो हम लोग ने उसके बेसिस पे 5 डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व किए, ठीक है। अभी देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक जो इसी के जैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला था, उसके बेसिस पे जितने अच्छे एमसीक्यू थे हम लोग ने कर लिए। सेकंड टॉपिक पे आते हैं। होप कि तुमको ये फॉर्मूला याद हो गया या तो तुमने ऐसा कुछ सम्स किए होंगे, ठीक है। बस थोड़ा बेसिक मैथ्स भी पता है तो अपना काम इजी होते जाएगा। आगे स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना हो चुका है। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी इसको ज्यादा डिटेल में तो नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक आइडिया देता हूँ। ग्रेविटी का मतलब होता है कि अर्थ का फोर्स या तो ग्रेविटी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। एक स्टेटमेंट हम लोग ने 9th में पढ़ा होगा कि जब भी किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बॉडी में एक्सेलरेट होगा या तो बॉडी एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब वही, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ का फोर्स अप्लाई होगा तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा। पर हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि सर वो एक्सेलरेट कितना होगा, कैसे काउंट करोगे, इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? तो यस, अपने पास उसका फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले थोड़ा टर्म अपने को पता होना चाहिए कि सबका मतलब क्या है। ये स्मॉल जी का मतलब ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे पाई एक कांस्टेंट होता है, पाई अगर किसी ने बोला तो उसका सुन के तुमको कौन सा सिंबल याद आता है, ये वाला, और उसका वैल्यू भी तुम्हें याद आता है 22/7। ये मैथ्स में है, वैसे ही साइंस में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला, इतना बड़ा लिखना नहीं है, तो उसके जगह पे सिंबल है जी और उसका वैल्यू भी फिक्स होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसका यूनिट हम लोग देखेंगे क्या है, क्योंकि ये भी खुद अपने आप में एमसीक्यू है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है। अच्छा, एम क्या हो जाएगा मास ऑफ द अर्थ और आर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला अगर अपने को पता है तो अपना डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या तो देखते हैं इस पे अलग अलग क्वेश्चन कौन सा वो लोग ने पूछा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और भी बहुत कुछ क्वेश्चन कर देंगे। तो देखो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट करते कि ये जो जी का वैल्यू है ना वो पूरे अर्थ पे वैसे सेम नहीं रहता है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो कभी कभी चेंजेस आते हैं, तो अपने वो 3 टॉपिक्स बन जाएंगे जिसका नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी के सर जी का वैल्यू कभी कभी चेंज होगा। तो फर्स्ट, अगर हम लोग हाइट पे जाएंगे तो चेंज होगा। सेकंड, अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे, अगर हम लोग अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस पे जाएंगे तो चेंज होगा, और अगर हम लोग थोड़े डेप्थ में जाएंगे तो चेंज होगा, ठीक है। तो बस इसी पे ये 3 क्वेश्चन हम लोग को पूछा है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट वाला, ठीक है, कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से थोड़ा हाइट पे चला जाएगा तो उसकी जी की वैल्यू में क्या चेंज होगा। तो मैं फॉर्मूला को यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि उससे से अच्छा डिस्कशन कर सकते हैं। स्मॉल जी का फॉर्मूला है, स्मॉल जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर को थोड़ी देर के लिए हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है ना तो हम लोग बोलते हैं भाई तेरा डिस्टेंस कितना है अर्थ से पता है,
तो जितना अर्थ का रेडियस है उतना ही तेरा डिस्टेंस है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा तो सर वो अर्थ से कितना दूर हुआ, तो याद रखना हम लोग डिस्टेंस दोनों के सेंटर ऑफ मास से मेजर करते हैं। अर्थ तो स्फीयर जैसा है तो उसका सेंटर ऑफ मास सरफेस पे नहीं होगा, थोड़ा नीचे है, इसलिए हम लोग बोलेंगे अपने बीच में और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो अर्थ के रेडियस के जितना, और जो है 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो आर है ना वो नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल हम लोग थोड़ा थोड़ा हाइट पे जाने वाले हैं। जैसे अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट गए तो हम लोग अर्थ के सरफेस से 8.8 किलोमीटर ऊपर है। अगर हम लोग और ऊपर गए, जैसे कि अर्थ के सरफेस के बाहर ही चले गए, स्पेस में चले गए, तो हमारा डिस्टेंस कुछ होगा 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और ऊपर गए, जैसे सैटेलाइट मूव होता है, तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्पेस मिशन, उसमें अलग अलग ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। तो सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो तो अर्थ से 30,000 किलोमीटर दूर रहता है। यस Sir, wo question is covered. You've covered the question. I'm quite unable to look at it. अच्छा, 1 मिनट। विच वन? दिस वन? सर 12 के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, 12, 13, 14 जिसे सॉल्व करना है वो कवर्ड है। हाँ। अच्छा, पर उसको डिस्कस भी नहीं करना है क्योंकि मुझे सबसे पहले इसको स्टार्ट करके ये बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके सॉरी सर, अपने को स्टार्ट या सो कहाँ पे था? हाँ, सो अलग अलग ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से अलग अलग हाइट पे हो सकते हैं। तो अपने को डिस्कस करना है कि सर उसका अगर डिस्टेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर अर्थ से चेंज होगा तो सर जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा। तो देखो सिंपल है, आर का मतलब मैंने बोला कि चलो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सिंपल है, अगर ये अर्थ का सरफेस है, लेट सपोज कि तुम एवरेस्ट पे हो, ये पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है एंड ये तीसरा पॉइंट सी है। दिस इज जस्ट 8 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये पॉइंट अर्थ सरफेस से लेट से 50 किलोमीटर ऊपर है और ये वाला ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे लेट सपोज 30,000 किलोमीटर अप। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मेरे डी का वैल्यू में भी चेंज होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ 8 नहीं लिखूंगा, 6400 तो ओरिजिनल डिस्टेंस था। अगर पॉइंट डी यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट डी का अर्थ के सरफेस से या तो अर्थ से कितना डिस्टेंस होगा, तो हम लोग बोलेंगे 6400 किलोमीटर। अभी पॉइंट ए पे चला गया तो 6400 में और 8 किलोमीटर ऐड करना पड़ेगा। 50 के लिए 6400 में और 50 ऐड करना पड़ेगा। एंड ये वाले केस के लिए 6400 में और 30,000 ऐड करना पड़ेगा। और ये सब वैल्यूज में ये आर के जगह पे लिखूंगा। तो देखो तुम लोग भी देख सकते हो कि आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे पॉइंट हाइट पे चला जाएगा आर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, अगर तुमको एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता है इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि देखो जी और आर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। एज आर इंक्रीजेस जी विल डिक्रीज होगा, जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे थोड़ा हाइट पे चले जाएगा तो उसका जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर उसका हाइट इंक्रीज होता है तो उसके वजह से जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। ठीक है, तो देखो अपने को क्वेश्चन क्या पूछा है, ये डायरेक्टली नहीं पूछा है। एक और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग 12 और 13 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। 13 प्लेसेस वाला वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। सर प्लेसेस का क्या रोल है उसमें? तो देखो हम लोग बोलते हैं जरूर कि अर्थ का जो शेप है वो स्फीयर है, लेकिन एक्चुअल में वो वैसा नहीं है। जब भी हम लोग ने ऑब्जर्व किया या तो कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रूफ से अपने को पता चला कि अर्थ का जो शेप है वो थोड़ा ओवल शेप का है। ओवल भी वैसे रॉन्ग है, वो लोग ने शेप ही नहीं बोला है, वो लोग ने बस उतना बोला है अर्थ इज हैविंग सच अ स्ट्रक्चर कि वो पोल के तरफ से ब्लजेस आउट है और इक्वेटर पे फ्लैट है। तो हम लोग ने बोला कि उसको ओवल शेप बोले। तो सर इसके वजह से क्या होता है, अगर ये सेंटर ऑफ द अर्थ है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पोल के ऊपर है, लेट्स से ऑब्जेक्ट ए यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट बी यहाँ पे है, तो सर इसके वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट ए का सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस, लेट्स से डी ए, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ए एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ,
और हम लोग ने इसको बोला डिस्टेंस बी, लेट्स से डीबी, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो क्लियरली अपने को दिखता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बी, तो ये दोनों में से कौन सा डिस्टेंस बड़ा है? तो बट ऑब्वियस सर डायग्राम से ऐसा विजुअलाइज होता है कि डिस्टेंस बी बड़ा है। तो जैसे हम लोग ने ये वैल्यूज फिर से ये वाले फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो अपने को पता चलेगा डिस्टेंस बी, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, जी का वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम अपॉन डी ए का स्क्वायर, वेर एज जी बी का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन डी बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियरली अपने को दिखता है कि सर डी बी का वैल्यू ज्यादा है, डी बी का वैल्यू ज्यादा है डी ए के कंपेयर में, तो डी बी अगर इंक्रीज हो गया तो जी बी कितना हो जाएगा? डिक्रीज। तो इसका सिंपल मीनिंग अपने को ये समझना है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट इक्वेटर पे खड़ा होगा, उसका सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा था, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, और उसका अपोजिट अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे खड़ा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल पे खड़ा है, कोई पर्सन पोल पे खड़ा है, तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से कम होता है, इसीलिए वहां पे जी का वैल्यू ज्यादा होगा। या तो हम लोग ने स्टेटमेंट ही बना दिया है प्लेसेस के हिसाब से कि जी का वैल्यू जो पोल पे होगा, जी का वैल्यू एट पोल एंड जी का वैल्यू एट इक्वेटर, उसमें हम लोग ने स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट इज जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल is the highest or we can say a maximum, और g का वैल्यू एट इक्वेटर इट्स अ मिनिमम, जितना भी पॉसिबल है उसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अगर अपने को पता होता, या तो ये फॉर्मूला पता है और अपने को खाली अर्थ का शेप पता है, तो अपने को वेरिएशन पता चला कि प्लेसेस पे भी क्या वेरिएशन होगा। ठीक है, कि पोल पे वो मैक्सिमम हो जाएगा एंड इक्वेटर पे वो मिनिमम हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग ने दो एमसीक्यू बनाया, जिसे देखो 12 वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट, हाईएस्ट बोलो मैक्सिमम बोलो तो कहाँ पे होगा? एट पोल्स, एंड वैल्यू ऑफ जी इज लोवेस्ट एट, तो कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे। तो ऐसा सिंपल हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को जरा देखो। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है, लेकिन मुझे बताओ, या तो तुम एक ऑप्शन को देख के बोल सकते हो सर ये तो रॉन्ग है, जैसे कि बी ऑप्शन, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस। लेकिन सर हम लोग ने अभी देखा था कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी का वैल्यू तो डिक्रीज होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। सर आप अभी हम लोग को पढ़ा रहे हो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट है, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट तो होगा नहीं। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स इज मोर एट द इक्वेटर एंड लेस एट द पोल। सर अभी है तो हम लोग ने उल्टा पढ़ा, मतलब कि ये उल्टा बोल रहा है, अपने को पहले से पता है सर पोल पे मैक्सिमम है एंड इक्वेटर पे मिनिमम है, तो बी सी डी रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और वही अपना थर्ड वेरिएशन है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे, उसको डिग करके नीचे जाएंगे, तो क्या वेरिएशन होगा। एक्चुअली में इसमें अगर हम लोग सोचेंगे कि सर जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, सेंटर और अपने हमारे बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो उसके वजह से जी का वैल्यू तो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना, अपने ऊपर का जो भी अर्थ का मास है ना, वो हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी अपने को निकाल देना पड़ेगा। इसके वजह से नो डाउट कि तुम्हारे और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन मास भी तो कम हो रहा है, इसलिए ओवरऑल हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर बोलते हैं कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा, मतलब कि जैसे जैसे हम लोग सेंटर के नजदीक जाएंगे, जी का वैल्यू भी डिक्रीज होता है एज वी गो। इसलिए हम लोग ने सिंपल स्टेटमेंट अगर याद रखना है ये तीनों चीजों को, तो ऐसे याद रखना है। लेट सपोज ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ का सरफेस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर 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 जाएगा, मतलब कि उसका हाइट इंक्रीज होगा, तो भी हम लोग बोलेंगे भाई तेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ को ऐसे डिग करके नीचे नीचे जा रहा है, तो भी हम लोग बोलेंगे भाई तेरा जी का वैल्यू वहां पे डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर ये दो वेरिएशन हो गया, हाइट वाला डेप्थ वाला। और प्लेसेस पे सिंपल है, अगर भाई तू ऐसे इक्वेटर पे मूव करेगा तो तेरा जी का वैल्यू कम होगा, और हाँ तेरा पोल पे वैल्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये अपना तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, और मोस्ट ऑफ द चांस है कि इस पे क्वेश्चन पूछ सकते, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, पोल एंड इक्वेटर वाला कंफ्यूजिंग है, तो वो लोग अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा,
ये तो हो गया 3 वेरिएशन के बेसिस पे। अभी ये लोग यहाँ पे भी वही मस्ती करने वाले हैं, सर मास को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो जी के वैल्यू में क्या चेंजेस होगा। ठीक है, तो अभी इस पे 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं। होप ये समझ में आया होगा, अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ओके, सो सेकंड अभी इसमें अपने को रीड करना है या तो स्टडी करना है कि एम की वैल्यूज में वो लोग कुछ चेंजेस करने वाले हैं एंड आर की वैल्यू में कुछ चेंजेस करने वाले या तो होने वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोला। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ एंड मास इज डबल देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अपने को जी का फॉर्मूला तो पहले से पता था, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। लेट्स से दिस इज अ acceleration due to gravity at earth or in earth, so capital G में तो change होगा नहीं। this is nothing but mass of the earth, this is nothing but the radius of the earth and उसका square। तो वो लोग ने अभी क्या बोला है कि mass of the earth में मैंने कुछ changes किया। क्या changes किया है? if the radius of the earth is half and mass is double, okay, इसको भी हम लोग ओल्ड और न्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये हो जाएगा ओल्ड फॉर्मूला, ये हो जाएगा ओल्ड वन एंड ये हो जाएगा ओल्ड वन। ठीक है, अभी न्यू वाला फॉर्मूला क्या होगा, सेम रहेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ का न्यू फॉर्मूला विल बी कैपिटल जी न्यू मास ऑफ द अर्थ एंड द न्यू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखते हैं वो लोग ने इसमें क्या चेंजेस किया है। ठीक है, इसको हम लोग अंदर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। रेडियस ऑफ द अर्थ बट ओल्ड वन का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ न्यू वन का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या चेंजेस किया। तो वो लोग ने रेडियस न्यू वाला क्या दिया है और वो लोग ने मास अर्थ का न्यू वाला क्या दिया है, उस पर डिस्कशन करते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ इज हाफ, मतलब कि जो ओल्ड वाला था उसका हाफ हो गया है और मास जो ओल्ड वाला था उसका डबल हो चुका है। ओके चलो गॉट इट। तो ये दोनों न्यू और न्यू वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या चीज आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ बट न्यू वन विल बी कैपिटल जी एज इट इज। मास ऑफ द अर्थ में न्यू वाला मास हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 into मास ऑफ द अर्थ बट द ओल्ड वन, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। न्यू वन में क्या चेंजेस हो गया, वो ओल्ड वाले का हाफ दिया है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ ओल्ड बाय 2 का स्क्वायर, ये अपने को चेंजेस करना पड़ा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स का यूज होगा तो ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो उसके वजह से यहाँ पे सिंपली हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट द न्यू वन विल बी कैपिटल जी 2 times ऑफ मास ऑफ द अर्थ ओल्ड वन। यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं करना, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस रेडियस ऑफ द अर्थ बट द ओल्ड वन द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर विच इज 4। रेसिप्रोकल होने के बाद ये 4 चला जाएगा ऊपर, सो फाइनली आंसर हो जाएगा 4 2 8, 8 into कैपिटल जी mass of the earth but the old one divided by radius of the earth old one the whole square। और ये है अपना acceleration due to gravity having a new value। लेकिन आंसर में तो सर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो सिंपल है क्योंकि इसका वैल्यू वो लोग ने दिया है, इसका वैल्यू वो लोग ने दिया है, कितना दिया है, इसका मतलब है जीई ओल्ड वन, तो 9.8, तो आंसर हो जाएगा 8 into 9.8। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया कि 8 into 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 78.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई करके वही आ सकता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आया होगा। 15 के बाद 25th क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, इसी के जैसा है और बहुत ही ज्यादा रिलेटेड। हाँ देखो, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा वैसा ही चेंजेस करना है। आ जाओ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अगर किसी को ये फॉर्मूला समझ में आया या पहले किया है प्लीज ट्राई करो जल्दी से।
Question number 25. If planet has a radius and a mass both half those of the Earth, then what will be the value of g on that planet? अच्छा है, चलो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे है। अभी अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम प्लैनेट पी। तो सर वो कैसे फाइंड करेंगे? बस अपने को वो प्लैनेट का मास पता होना चाहिए और वो प्लैनेट का अपने को रेडियस पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वो लोग ने कुछ रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन दिया है? इफ द रेडियस एंड द मास ऑफ बोथ ऑफ द प्लैनेट, मतलब ये प्लैनेट का जो मास है और ये प्लैनेट का जो रेडियस है वो कितना है, वो अर्थ के मास का हाफ है और उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस अर्थ के रेडियस का हाफ है। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपने को दिया है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीपी इसको रीड करने आना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट प्लैनेट पी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम पी, मतलब कि मास ऑफ द प्लैनेट के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ द अर्थ बाय 2, क्योंकि अपने को एक गिवन है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट की जगह पे हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर द होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में रखा, सिंपल है। लॉ ऑफ इंडाइसिस अगर पता होगा फिर से इजी हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ बाय 2 अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये 4 फिर चला जाएगा ऊपर, फिर 2 and 4 कट, तो फाइनली हो जाएगा 2। सो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लैनेट इज 2 times ऑफ कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। और इसका वैल्यू अपने को पता है, दिया है, अच्छा नहीं दिया है तो अपने को पता होना चाहिए कि अर्थ पे जी का वैल्यू कितना होता है। तो ये भी वन ऑफ द एमसीक्यू आ सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में 10 भी लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल आंसर तो यही है। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 2 into 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे अपने को प्लेनेट पे कितना वैल्यू हो जाएगा मिल जाएगा। सो 2 into 9.8, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 19.6। ठीक है, तो बस एक ही फॉर्मूला है, देखो कितने वेरिएशन हम लोग कर सकते हैं और हम लोग कितने इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, अभी लास्ट पार्ट जो ग्रेविटेशन में थोड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, आफ्टर किपलर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके खाली स्टेटमेंट पढ़ लेना, लेकिन उसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए मैंने आज नहीं लिया है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो हम लोग ने इंस्टीट्यूट किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इतना सारा चेंजेस हो सकता है, वो भी हम लोग ने किया। अभी लास्ट हम लोग करने वाले जो है फ्री फॉल। ठीक है, तो फ्री फॉल का मतलब अगर तुमको पता हो तो अच्छा है। फॉल मतलब कि वो गिरने तो वाला है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी गिरेगा तो उसको फॉल बोलते हैं, लेकिन फ्री फॉल कभी बोलेंगे? सो ऑब्जेक्ट अगर गिरने वाला है और उस पर सिर्फ अर्थ का फोर्स एक्ट करे तो हम लोग बोलेंगे कि ये फ्री फॉल हो रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब भी वो आजू बाजू में वैक्यूम हो, मतलब कि अर्थ के सरफेस के बाहर, पूरे अर्थ के बाहर ये पॉसिबल है। और अगर यूट्यूब पे अगर तुम लोग देख सकते हैं तो नासा का एक ये है लेबोरेटरी, वो लोग ने वहां पे पूरा चेम्बर वैसा बनाया, वैक्यूम चेम्बर। ठीक है, तो वहां पे वो लोग ने वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो भी तुम फ्री फॉल वाला करना चाहो, लेकिन नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, या तो लेबोरेटरी में या तो फिर सरफेस के बाहर, अर्थ के बाहर ये पॉसिबल है। ठीक है, सो फ्री फॉल का मतलब कि जब भी कोई बॉडी फॉल करे और उस पर बस अर्थ का फोर्स एक्ट करे तो हम लोग बोलेंगे ये फ्री फॉल है। अच्छा, फ्री फॉल होने के टाइम दो चार ऐसी चीजें जो अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला, जब भी फ्री फॉल होगा ना तभी बॉडी का, सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फिजिक्स में जिसको अपने को पता होगा तो सम्स इजी हो जाते हैं। सबसे पहला, बॉडी is released from height, body is released from height। सबसे पहला ऐसा एक वर्डिंग आ सकता है। और दूसरा, बॉडी is thrown upwards। ठीक है, वो लोग ने फ्री फॉल तो बोला ही है, लेकिन वो लोग ने उसके साथ बोला है हम लोग ने बॉडी को रिलीज किया तो बॉडी ने फ्री फॉल किया। बस इतना इंफॉर्मेशन बोलने के बावजूद अपने को एक दो चीज पहले से पता होनी चाहिए। सबसे पहले, अगर मैं बॉडी को रिलीज करने वाला हूँ एक हाइट से, मतलब कि जैसे कि ये वाला केस हो गया, तो अपने को क्या मानना है
अपने को इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u अपने को 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर जैसे मैंने बॉडी को यहाँ से छोड़ा तो अभी इसका स्पीड कितना है 0, मतलब कि इनिशियल स्पीड 0। सेकेंड चीज जो अपने को पता होना चाहिए, सर इतने ये बॉडी अगर फ्री फॉल करना है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम लोग मानेंगे ओनली g। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड हम लोग रीड करेंगे, बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट, क्योंकि उसने फ्री फॉल बोला इसलिए मैंने ए की जगह पे जी लिया। अगर फ्री फॉल नहीं होता तो क्वेश्चन वाला खुद अपने को ए का वैल्यू देगा। सेकंड, बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, जब भी बॉडी को अगर हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो क्या होता है पता होगा, बॉडी ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जैसे वो ऊपर गया और रुक गया, इसका मतलब कि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ठीक है, और जब भी बॉडी ऊपर जाता है उसका स्पीड डिक्रीज होता है। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब होता है कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव था, इसलिए ए की जगह पे हम लोग माइनस जी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीज अगर अपने को पता होगा तो अच्छा है। अच्छा, ये दोनों चीज की वजह से अभी हम लोग कुछ सम्स कर सकते हैं, और अपने को 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होना चाहिए, जो है v इज इक्वल्स टू u प्लस 18, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बहुत लोग को शायद याद होगा, याद नहीं है तो बेटा याद करना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यूज और ये इक्वेशन का यूज करके कैसे वो लोग अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं आज देखते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 18 एंड 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 18 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, और तुम लोग ही रीड करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो, 1 मिनट दे रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो, फ्री फॉल ऐसा नहीं होता है अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका तो फ्री फॉल थोड़ी ना हो रहा है। फ्री फॉल तो तभी होगा जब नीचे गिरेगा। तो नीचे दो कंडीशन में गिर सकता है, या तो मैं छोड़ू उसको रिलीज करूं, या तो अगर तुम बॉल को ऊपर फेंको तो ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, रुक जाएगा और फिर अपने आप नीचे आ जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन को फ्री फॉल बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जब भी वो फ्रीली फॉल कर रहा है, तो जब भी वो फ्रीली फॉल करेगा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वही केस हो जाएगा बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द हाइट। ठीक है, तो ये अपना सिंपल आंसर था। लेकिन कोई कोई लोग को याद रहता ना, सर जी का वैल्यू 9.8 था ना, 9.8 हम लोग ने देखा है तो ऑप्शन सी मार्क करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 5 kg object is dropped from a rest, reaches a distance of 19.6 meter in dash। dash मतलब कि उसने बोला है 5 kg का ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉप किया है, तो 19.6 मीटर हाइट से मैंने उसको रिलीज किया, तो वो कितने टाइम के बाद नीचे गिरेगा। ठीक है, तो देखो 5 kg ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट। ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट मतलब कि उसका u 0 हो जाएगा और मैं उसका a इज इक्वल टू g लूंगा। तो तीसरा कंडीशन जो लोग ने आगे दिया है, मुझे डिस्टेंस वो लोग ने दे दिया है, उसका डिस्टेंस मतलब कि s 19.6। अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, डिस्टेंस तो d होना चाहिए, वो 9 का पहले से कॉन्सेप्ट है, बता देता हूँ। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब की फाइनल वेलोसिटी, a मतलब की एक्सेलरेशन, t मतलब की टाइम और s का मतलब डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि 5 kg ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, ड्रॉप मतलब कि रिलीज किया है, इसलिए u 0 लिया, और उसने क्वेश्चन में बोला नहीं बोला है, लेकिन हम लोग ने a इज इक्वल टू g मानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और डिस्टेंस वो लोग ने इनडायरेक्टली दे दिया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि भाई टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम क्वेश्चन मार्क। सिंपल, तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो कि कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। मुझे टाइम फाइंड करना है, और देखो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, u अवेलेबल है, a अवेलेबल है और s अवेलेबल है। तो क्वेश्चन में वैसे सोचना, अगर फॉर्मूला तुमको याद है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए तो ऐसे सोचना कि वैल्यूज तो अवेलेबल है, अभी फॉर्मूला 3 में से कौन सा यूज करो। जनरली ये क्वेश्चन सबको होता है, तो बेस्ट वे ये है कि हम तुम देखो तुम्हारे पास क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ना कुछ भी करके थर्ड फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकता, क्यों, मुझे टाइम फाइंड करना है, इसमें टी तो दिख ही नहीं रहा है, तो थर्ड फॉर्मूला तो मेरे लिए ऐसे निकल गया। अभी मुझे कंफ्यूजन है कि सर फर्स्ट वाला की सेकंड वाला, दोनों में टी आ रहा है। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में v है, क्या तुमको v पता है क्या, नहीं, इसलिए मेरा फर्स्ट फॉर्मूला भी निकल जाएगा। तो बेस्ट वे ये भी होता है कि जो नहीं है उसको निकाल दो,
तो ऑफकोर्स सेकंड वाला है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक સર है। તમારું એ કપાઈ છે. अच्छा हाँ, okay. લાઈન નથી દેખાતી. S इज इक्वल्स टू नहीं ओला मटे हाफ AT स्क्वायर। तो अपने को S का वैल्यू पता है क्या? यस सर, अपने को दिया है कितना है 19.6 मीटर। सर यू अपने को पता है, यस पता है 0 इनटू टाइम तो सर नहीं पता, तो हम लोग ने टी लिखा, फिर हाफ ए के जगह पे मैंने बोला जी, तो सर ए के जगह पे जी, और जी कितना है पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। 0 इंटू टी तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। आगे मुझे टी स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये सब चीज मुझे हटाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए यूनिट को भूल जाते हैं कि भाई चल तेरा काम नहीं है, नंबर पे फोकस करते हैं। तो ये 2 जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये 9.8 चला जाएगा डिवीजन में, और इसी को सामने दिया है टी स्क्वायर। 9.8 टूजा होता है 19.6, तो मेरे पास यहाँ पे है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अपने को टी फाइंड करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अपने को यहाँ पे आंसर मिलेगा 2 इंटू 2, सो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपल एक फॉर्मूला पता था, और अपने को पता था ड्रॉप का मतलब U0, और ए अपने को जी लेना ही होता है, कुछ नहीं पता तो ए को जी ले लेना, खत्म, ठीक है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी स्टडी कर लिए। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल, जिसपे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और वन ऑफ द टॉपिक में केप्लर्स लॉ पे इंपॉर्टेंट मानोगे अगर रीड कर लेना, ठीक है। एंड फोर्थ एक खाली एक फॉर्मूला याद रखना एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है, कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है। सबसे पहले बता दो, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, अगर तुमने ये वेलोसिटी से किसी को थ्रो किया ना, तो अर्थ के बाहर जाके गिरेगा मतलब अर्थ वापस नीचे नहीं आएगा, चले ही जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी को फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2 स्मॉल g इंटू आर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो शायद इस पे क्वेश्चन पूछे या डायरेक्टली इसी को ही पूछ ले तो खत्म, ठीक है। तो इसके साथ ग्रेविटेशन के जितने भी अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने करा दिए, ठीक है। अभी 2 मिनट के बाद इसको अच्छे से देख लो, डाइजेस्ट कर लो। स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर एसएससी का, जो हर एक बोर्ड में कभी ना कभी तो आया होगा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग अभी वो स्टार्ट करने वाले, बस इसको देख लो। बस एक चीज बताना था, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर, उसके पहले अगर पॉसिबल है पीरियोडिक टेबल में अगर तुमको याद हो हर एक एलिमेंट का सिंबल, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स का वैलेंसी, अगर ये सब चीज अगर तुमको याद होगा तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर, सिंबल, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और 1 to 20 एलिमेंट अगर याद होगा, शॉर्टकट अगर पता है तो अच्छा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के साथ। होप ये सब समझ में आया होगा, और जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो खुद ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो कुछ रिवीजन करने में काम आएगा। स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है, और अब टेक्स्ट बुक का ये थर्ड चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये चैप्टर में वैसे देखने जाए तो 2 ही चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला चीज है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कि सर रिएक्शन तो हो गया, थोड़ा सा चलो बैकग्राउंड देता हूँ। केमिकल रिएक्शन कभी मानेंगे जब भी अपने आजू बाजू में कुछ केमिकल चेंजेस होगा ना। सर केमिकल चेंज मतलब सबसे पहले किसी भी चीज का परमानेंटली कलर चेंज हो गया तो हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ। कभी भी मैंने 2 चीज को ऐड किया तो उसमें से गैस निकला तो हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया।
दो चीज को मैंने ऐड किया तो एक चीज का कुछ ना ब्रेकिंग हो रहा था, उसको मैंने जलाया, कंबशन किया या कुछ भी किया तो उसमें से गैसेस निकला, वही चीज हम लोग ने बोला। तो दूसरा चीज, जब भी मैंने दो चीज को ऐड किया या उसका कंबशन हुआ या कुछ भी हुआ, हीट जनरेट हुआ, या तो हीट मतलब कि वो जो चीज है उसका टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाएगा, दो चीज को ऐड किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर जो चीज है उसका टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे भाई ये केमिकल चेंज हो गया, या उसका टेम्परेचर कम हो गया तो हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हो गया। और ये चीज शायद तुमने देखा होगा तो ठीक है, प्रेसिपिटेट बनना, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जरा सर्च कर लेना, कभी भी दो लिक्विड को ऐड करते हैं ना तो सॉलिड बन जाता है, और व्हाइट को ऐड करेंगे तो कुछ ब्लू कलर का, येलो कलर का चीज बनता है, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ठीक है, जब भी ऐसा कुछ चीज होता है हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हुआ, और जब भी केमिकल चेंज होता है ना तभी केमिकल रिएक्शन तो हुआ ही होता है। इससे भी जनरल अगर बात करूं, तुम्हारे आजू बाजू कोई भी चीज देखना, कुछ उसमें चेंजेस हुआ, चेंजेस तो दिखता है, जैसे मैंने बाल काट दिया चेंज हुआ, क्या वो बाल फिर से आ सकते हैं, क्या वो हेयर फिर से ग्रो हो सकते हैं, ये सोच सकते हैं। तो जो भी चेंज रिवर्सिबल चेंज होता है वो फिजिकल चेंज होता है, जो वापस आ सकता है वो फिजिकल चेंज। जो एक बार हो गया, मिल्क में से एक बार कर्ड बन गया तो बन गया, अभी फिर से नहीं आएगा, तो ये टाइप के चेंजेस को हम लोग इरिवर्सिबल चेंज मतलब कि केमिकल चेंज मानते हैं। जो एक बार हो चुका है तो हो चुका है, फिर से नहीं ला सकते। वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट ऐड किया, वो अभी डिजोल्व हो गया, क्या मेरे को सॉल्ट फिर से मिल सकता है? यस मिल सकता है, इवोपरेशन करेंगे तो अपने को मिलेगा। तो ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पता होना चाहिए। हम लोग ये चैप्टर में बस केमिकल चेंज को भी नहीं पढ़ेंगे, ये लोगों को लगता है कि अपने को सब पता है कि केमिकल चेंज क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से। अपने को रिएक्शंस दिए होंगे और अपने को आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टाइप का रिएक्शन। तो सर कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं? तो फर्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है उसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड और थोड़ा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़े महीने पहले अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा तो शायद याद होगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे और दो भी होते हैं लेकिन उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, सेपरेटली उसको स्टडी कर लेंगे, जिसका नाम है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। लेकिन उसका आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी है, तो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चार को डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो ये सबको याद रखने के लिए शॉर्टकट याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए दो शॉर्टकट है। सबसे पहले एक डायलॉग है, डायलॉग क्या है, दो का एक। जब भी चीज या तो जब भी कोई मैं रिएक्शन लिखूं और तुमको ऐसा लगे अरे दो चीज लेफ्ट साइड में था और राइट में एक ही चीज बन गया, तो मेरा डायलॉग दो का एक, तो हम लोग बोलेंगे सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये हो गया मेथड वन याद रखने का। मेथड टू हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ चीज गिनना कितना है, तो लेफ्ट साइड में दो चीज है और राइट साइड में बस एक ही चीज है, इसका मतलब कंफर्म है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जांपल लेते हैं, H2 plus O2 gives us H2। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो मेरा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है अपने को पूछेगा ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो देखो डायलॉग दो का एक, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मजा नहीं आया ऐसा डायलॉग में तो भाई ध्यान दो, इधर काउंट करो कितने चीज प्रेजेंट है, दो, इधर कितनी चीज प्रेजेंट है, एक, तो दो लेफ्ट में राइट में एक, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। समझ में आया? सेकेंड देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो सबका फेवरेट है क्योंकि ये अपना एक डायलॉग है, ठीक है, बाबू भैया का, एक का डबल, ठीक है, अनुराधा का भाई है क्या, एक का डबल करता है। तो कभी भी तुमको रिएक्शन में ऐसा दिखा एक का डबल, तो हम लोग बोलेंगे कि अरे ये तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर ये मजा नहीं आया तो सिंपली काउंट कर लेना, लेफ्ट साइड में एक ही चीज लेकिन राइट साइड में दो चीज, इसका मतलब कि श्योरली वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
अभी ये सब डाउट नहीं आना चाहिए कि सर 3 हुआ तो नहीं पूछेंगे, 2 ही चीज होगा, ठीक है। इसका सर एग्जांपल कैसा दिखेगा, तो ऐसा कुछ होगा, CaCO3 gives us CaO plus CO2, ठीक है। तो देखो 8 का डबल, 8 का डबल, इसका मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या तो सिंपली काउंट करो, लेफ्ट साइड में एक चीज, राइट साइड में 2 चीज, इसका मतलब कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड वाला, अच्छा थर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डायरेक्टली भी कर सकते या तो फिर ठीक है डायरेक्टली करते, क्योंकि चीज शायद कम चांसेस है कि वो लोग पूछेंगे, लेकिन चलो कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज अपने को ऐसा कुछ चीज होता है जो याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, मतलब क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले इसको याद रखने का शॉर्टकट है, क्या है शॉर्टकट, करीना ने कार मांगी, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ठीक है, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी फिर भी हाई क्यू सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। फिर से बोलने वाला हूं, आराम से, ऐसा घबरा मत जाओ, क्या बोला, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी फिर भी हाई क्यू सिल्वर प्लेटेड ऑडी। सर ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। सर इसका मतलब क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन लोग ऐसा पूछ सकते हैं अगर उन लोग का मन हुआ तो, कि Zn प्लस CuSO4 और Cu प्लस ZnSO4, ये दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पूछा, कैसे भी घुमा के पूछा, बस मुझे तो अपना कॉन्सेप्ट समझाना है, तो दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये जो चीज अकेला होता है ना, ये सिंगल है बेचारा, ये किसी का पहले से मस्त टाका भिड़ा है, तो उसका टाका तोड़ के अपना भिड़ा देगा, ठीक है। मतलब कि जिंक, ये जो पहले से कपल है उसको तोड़ के उसका फीमेल पार्ट को अपने पास लेके जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट के पास है, सल्फेट है ना, ये फीमेल चीज है, तो जिंक को सिंगल हो गया तो उसको मजा नहीं आ रहा, तो उसको अपनी तरफ बुला लेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। सेम यहाँ पे भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉपर अकेला था तो उसको लगा रहे, ये लोग मस्त कपल है, चलो कुछ करते हैं, ये लोग का तोड़ते हैं, तो ये लोग ने Cu ने SO4 को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस जिंक। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा पॉसिबल भी था क्या कि SO4 इसके पास जाएगा या ये वाला SO4 उसके पास जाएगा, सर पॉसिबल है क्या, तो वो सब डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे। देखो SO4 मतलब कि ये सबसे पहले कॉपर के पास था, तो वो जिंक के पास क्यों जाएगा, तो जिंक के पास वो तभी जा सकता है जब वो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, ठीक है। तो देखो कॉपर और जिंक को यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ये रहा कॉपर और ये रहा जिंक। कॉपर के पास जो सल्फेट है, मतलब कि कॉपर और जिंक में जिंक कॉपर के ऊपर आता है, अकेला वाला जिंक ये जो कपल वाला कॉपर है उससे ऊपर आता है, मतलब कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो यस ये वाला चीज पॉसिबल था, जिंक ये कॉपर सल्फेट को तोड़ सकता था, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कॉपर के ऊपर आता है। सेकंड वाले केस में देखो कॉपर भी ऐसा है, तूने मेरा तोड़ा था मैं तेरा तोड़ूंगा, तो तेरे सल्फेट को मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उसको आना है क्या, तो पूछते जिंक और कॉपर में कॉपर नीचे आता है। देखो ये सिंगल वाले को देखना, ये सिंगल को पूछना कि कॉपर तू जिंक को तोड़ सकता है क्या, तो नहीं मैं तो उसके नीचे आता हूँ, तो भाई तू तोड़ नहीं सकता, ये रिएक्शन है लिखना गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। समझ में आया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जिंक के नीचे आता है, तो सल्फेट बोलेगा मुझे तेरे पास नहीं आना, तू तो उसके नीचे आता है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बस ये चीज याद रखना होता है। काम की चीज पे आते हैं कि सर ये तो हो गया रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, आप तो सिखा रहे थे सर शॉर्टकट से कि ये रिएक्शन कौन से टाइप पे वो पहचानना, तो चलो उसके आते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का जब भी अपने को रिएक्शन लिखना होगा तो कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे तो Ca प्लस MgCl2, ठीक है, सपोज ऐसा कुछ रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो या डबल डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का एग्जांपल अभी दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है ऐसा कुछ, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस जिंक सल्फेट,
रिएक्शन होने के बाद आ जाओ देखते हैं। देखो इसको आइडेंटिफाई करना इजी भी है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो चीज होगा, यहाँ पे राइट में भी दो चीज होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी लेफ्ट में दो चीज होगा और राइट में दो चीज होगा, तो अपने को थोड़ा आइडिया आएगा। हाँ भाई यहाँ पे तो दो का एक था, यहाँ पे एक का दो था, तो ऑप्शन में से कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन निकल जाएगा। अभी तुमको कंफ्यूजन होगा सर लेफ्ट में भी दो है, राइट में सर आप क्या लिखने वाले हो? तो हम लोग लिखने वाले हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस Mg, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं BaSO4 प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये देखो ये टाइप का रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट या तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। सर आप बताओ अभी कैसे हमको पता चलेगा? फर्स्ट वाला मेथड अपना कुछ डायलॉग बनाते हैं। तो डायलॉग सिंपल है, जो तेरा है वो मेरा। कैल्शियम मैग्नीशियम को बोलता है कि भाई जो तेरा है वो मेरा। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, थोड़ा मजा नहीं आएगा लेकिन यही शॉर्टकट है, जो तेरा है वो मेरा। ये कौन बोलने वाला है? जो सिंगल है ना वो बोलेगा भाई जो तेरा है वो मेरा। तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड सेम है। चल मैं उसको घुमा के लेके आता हूँ, जो तेरा है वो मेरा। तो मैग्नीशियम के पास जो क्लोरीन है, अगर लेफ्ट साइड में क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ था लेकिन राइट साइड में वो क्लोरीन कैल्शियम के पास आ गया, तो इसलिए मेरा डायलॉग फिट बैठता है, जो तेरा है वो मेरा। तो हम लोग बोलेंगे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, और दूसरा वे इसको याद रखने का, एक्चुअली में सर रिएक्शन कैसे हुआ होगा वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देता हूँ। एक तो डायलॉग हो गया जो तेरा है वो मेरा। अभी देखो एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हुआ होगा उसको थोड़ा स्टडी करते हैं, क्योंकि वो लोग ने अपने को बहुत सारे क्वेश्चन में रिएक्शन कंप्लीट करने भी बोला है कि जाओ तुम लोग ये रिएक्शन को कंप्लीट करो। इसके लिए तुमको वैलेंसी का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जब भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, मैं ये चीज को ऐसे ब्रेक करूंगा। तो Mg और Cl2 को ब्रेक करने पे क्या होगा पता है? ये बन जाएगा सिर्फ Mg और ये बन जाएगा सिर्फ Cl। फिर ऊपर दोनों का वैलेंसीज लिखना है। Mg का वैलेंसी होता है +2, Cl का वैलेंसी होता है -1 और एक कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2। फिर सर क्या करना है? ये प्लस वाला चीज ये माइनस वाले को लेके जाएगा और खुद क्या बना देगा वो मैं डायरेक्टली आंसर लिखने वाला हूँ, कैल्शियम क्लोराइड। और ये चीज अकेला रह जाएगा और हम लोग लिखेंगे Mg। तो तुमको अगर देखने से पता चलता है हाँ सर एक चीज को मैंने ब्रेक किया, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जाके जो चीज बना देगा वो, और ये अकेला हो जाएगा, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि मैंने बस एक ही बार चीज को ब्रेक किया। तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या आप दो बार ब्रेक करोगे? मैंने बोला हाँ, यहाँ पे हम लोग चीजों को दो बार ब्रेक करेंगे। सबसे पहले Ba+2 Cl -1, यहाँ पे हम लोग करेंगे Zn+2 एंड SO4-। तो सर ये आपको कैसे पता? 9th या तो 9th की बुक में तो अच्छे से दिया है, ये सब बैलेंसेस पता होना चाहिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे बोला ये जो प्लस है उसको कुछ नया वाला माइनस चाहिए, तो BaSO4 के पास चला जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे ये देखो ये वाला प्लस ये वाला माइनस उसको नहीं चाहिए। ठीक है, इसको अभी नई गर्लफ्रेंड चाहिए, तो भाई दोस्ती पटा ली। सेम चीज उसने किया, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने ले ली, तो यहाँ पे जाएगा जिंक क्लोराइड। तो जब भी रिएक्शन में दो बार ऐसा स्प्लिटिंग होगा तो हम लोग बोलेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और बस एक बार स्प्लिटिंग होगा तो हम लोग बोलेंगे ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ये हो गया ओरिजिनल मेथड कैसे करना है, और अपने को ये पता भी होना चाहिए। दो क्वेश्चन वैसा अपने को पूछा भी। ठीक है, अभी आते हैं एक्चुअल चीज पे। हाँ सर वो डायलॉग वाला चीज बोलो ना, वो और मजा आता है, तो आ जाओ इसके लिए डायलॉग लगा देते हैं। ये हो गया ओरिजिनल मेथड। ये स्प्लिटिंग लिटिंग सर अपने काम का चीज नहीं, आप डायलॉग बताओ हम लोग वही चीज करेंगे। तो आ जाओ देखो, क्लोरीन तो मैग्नीशियम के पास था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में किसके पास चला गया? कैल्शियम के पास, और मैग्नीशियम खुद हो गया अकेला। तो मेरा एक डायलॉग काम आएगा भाई, जो तेरा है वो मेरा। कैल्शियम मैग्नीशियम को बोल रहा है जो तेरा है वो मेरा, तो क्लोरीन उसके पास चला गया। एक ही बार हुआ, एक ही बार मैंने डायलॉग बोला, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर तुम लोग को जूना वाला एयरटेल का अगर क्यों नहीं आते, तो वो ऐसा था पूरा डायलॉग, जो तेरा है वो मेरा है, और वो फिर बोलेगा जो मेरा है वो तेरा, मतलब मेरा तू रख ले और तेरा जो है ना वो मुझे दे। तो देखो यहाँ पे ऐसा कुछ चीज होता है। बेरियम के पास जो क्लोरीन है ना वो बोलता है जो मेरा है वो तू रख ले, तो क्लोरीन चला जाएगा जिंक के पास, देखो, और वो उसको बोलेगा और जो तेरे पास है ना वो मुझे दे दे, मतलब कि जिंक के पास वो सल्फेट है ना, बेरियम बोल रहा है वो तो मेरे को दे दे, और जो मेरा वाला है वो तू रख ले।
तो जब भी ऐसा कुछ चीज होगा एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। बेरियम के पास जो चीज था वो आज जिंक के पास चला गया, और जिंक के पास जो चीज था वो बेरियम के पास चला गया। जब भी तुमको ऐसा कुछ चीज ऑब्जर्व होगा तो हम लोग बोलेंगे दो बार हुआ, उसने इसका ले लिया और मेरा उसने ले लिया, तो हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बस एक ही बार चीज हुआ, क्या मैंने उसका ले लिया, खत्म, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर ऐसे अपने को चारों टाइप के रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर तुमको ये डायलॉग समझ में आया, ये दोनों के लिए तो मेथड भी अच्छा ऑप्शन है, या तो फिर डायलॉग याद रखो। हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं, वो लोग ने पूछा है ये चारों में से कौन सा एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन है, ये चारों में से कौन सा डीकम्पोजिशन है, तो हम लोग वो स्टार्ट करने वाले। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड चैप्टर है ये अपना। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 शायद दिखेगा नहीं, अरे वहां आ गया। 3, 4, 5, अगर तुमको ये मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो तुम तीनों का आंसर दे सकते हो। 2 मिनट तुमको दे रहा हूँ, सोचो। द रिएक्शन नंबर थर्ड इज डैश टाइप ऑफ रिएक्शन। देखो मेरा कौन सा डायलॉग वहां पे फिट बैठता है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो उसने बोल ही दिया है कि जाओ इसमें से ढूंढो कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन मतलब डायलॉग देख लो। और फिफ्थ वाले में बोला इसमें देखो जाओ कौन सा डीकम्पोजिशन है। चारों रिएक्शन तुमको अच्छे से शायद दिख रहा है, ठीक है। यस, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सोचो। अगर ये आ गया मतलब कि तुमको एक कॉन्सेप्ट आ गया, और नसीब अच्छा होगा ये टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि चैप्टर में दूसरा ऑप्शन है नहीं पूछने के लिए, ठीक है। सोचो जल्दी से। जल्दी 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 ट्राई करो। फर्स्ट वाला कौन से टाइप का रिएक्शन है, मतलब फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पहली बार तुम रीड नहीं कर रहे, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया है, मतलब तुमने रीड किया है, ये बस रिवीजन हो रहा है। या तो किसको ये टेक्निक नहीं पता था तो मैंने बता दिया। सोचो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। होप सभी को आंसर ये आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, reaction CuSO4 plus Zn gives us ZnSO4 plus Cu is which type of reaction? तो मुझे तो बस इतना समझ में आता है, लेफ्ट साइड में भी 2 है, राइट में भी 2 है, मतलब कि कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन तो पक्का नहीं, अब ये 50-50 है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट था या डबल डिस्प्लेसमेंट था। अच्छा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर ने बोला था कि वो डायलॉग, तो मुझे तो सर ऐसा दिख रहा है सीयू के पास जो एसओफेर है ना वो जिंक के पास चला गया, और जिंक के पास तो कुछ था ही नहीं, मतलब कि आपका डायलॉग एक ही बार चला, जो तेरा है वो मेरा, मतलब कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। इसका 3 का आंसर ए था, ऑप्शन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर है ए। तो जिसका भी आंसर राइट था, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उसने बोल ही दिया है कि इसमें से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है ढूंढो, तो मैं तो बस एक ही चीज को ढूंढूंगा, कहाँ पे लेफ्ट में दो चीज और राइट में एक चीज है, या तो कहाँ पे दो का एक हुआ। फर्स्ट में लेफ्ट में भी दो राइट में भी दो, नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी पे आता हूँ, लेफ्ट में एक और राइट में दो, ये तो उल्टा हुआ ना, तो ये नहीं चलेगा। ऑप्शन डी में लेफ्ट में एक और राइट में दो, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, ऑप्शन बी लेफ्ट में दो और राइट में एक चीज, तो यस ये हो जाएगा अपने लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन अरे क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें से कौन सा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पहले देखते हैं, लेफ्ट में दो राइट में, मतलब डीकम्पोजिशन मतलब एक का डबल होना चाहिए। ठीक है, चलो डायरेक्टली आंसर बता दूं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फोर्थ का आंसर कौन सा था, कॉम्बिनेशन बोला था ना, तो बी वाला। और फिफ्थ के लिए करेक्ट था ए वाला, डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो बस अगर इसका नॉलेज होगा तो देखो तुमको इजीली मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से कंफर्म आने ही वाला है। अच्छा, ये हम लोग ने किया 4 5 3 4 5। एक मिनट, ऊपर में से कौन सा भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9, लेकिन उसके पहले और शायद क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर ये जो भी 20 दिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो देखो जल्दी से 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो। लेफ्ट साइड में एक जन, राइट साइड में दो जन, बाबू भैया दो का एक ने एक का डबल हुआ, ये कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना देखो इजीली हो सकता है। फिर फिर बस ठीक है, तो अभी तक जो मैंने सीखा इसके लिए इतना काफी था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे आते हैं। ठीक है, जैसे 4 टाइप के रिएक्शन हो गए, उसके अलावा भी और 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जिसका नाम है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। घर पे अपने ना किचन में एक फैन होता है जिसका नाम होता है एग्जॉस्ट फैन। तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, जो भी चीज है उसको हीट को बाहर फेंकता है। तो हीट को बाहर फेंकने का मतलब होता है, मतलब मैं डायरेक्टली आंसर पे आता हूँ कि कैसे अपने को पता चलेगा। कोई भी रिएक्शन ऐसा कुछ लिखा हो ए प्लस बी और यहाँ पे कुछ लिखा हो सी प्लस डी, और हीट तुमको राइट हैंड साइड में दिखे, जब भी हीट अपने को राइट हैंड साइड में दिखेगा, इसका मतलब जब भी हीट अपने को राइट हैंड साइड में दिखेगा, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो। और इसी का उल्टा, एक दोनों में से बस एक को याद रखना, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। और जब भी अपने को यहाँ पे ट्राइंगल दिखाई दे, या तो किसी ने अगर यहाँ पे हीट लिखा हो, इसका मतलब कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपली दोनों में से कोई एक को याद रखना कि एग्जॉस्ट सर इजी है, घर का एग्जॉस्ट में हीट निकलता है, मतलब कि हीट राइट हैंड साइड में दिखा, मतलब कि इसका नाम आपने बोला एक्सोथर्मिक, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ऐसे इजीली याद कर सकते हैं। तो चलो तुमको टाइम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में जल्दी से फाइंड करो कि कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है, जल्दी से। जब भी हीट आया मतलब कि दोनों में से कोई एक तो होगा। ठीक है સર તમારું થોડું સાઈડ નું કપાઈ છે સર, अच्छा, ओके 3+ થી પછી બધું કપાઈ જાય છે। अच्छा ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। जब भी राइट हैंड साइड में अपने को हीट दिखा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर अपने को हीट दिखा तो इसको थोड़ा अच्छे से दिखते, क्योंकि एक्सोथर्मिक का आंसर ही यहाँ पे डिपेंड करता है। जब भी अपने को ऐसा कुछ दिखे ए प्लस बी, रिएक्शन का साइन सी प्लस डी, और राइट हैंड साइड में अगर अपने को हीट दिखाई दे तो ये अपने लिए एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, एंड लेफ्ट साइड में अच्छा ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक, और एंडो के लिए यहाँ पे हीट होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखो, राइट हैंड साइड में हीट मतलब कि एक्सो, बस एक को याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 9 को पहले कंप्लीट करता हूँ।
जो भी चीज दी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को हीट राइट हैंड साइड में ऐसे दिखा, इसका मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, खत्म। और क्वेश्चन नंबर 8 में सर आपने बोला वैसा नहीं है, लेकिन समझ लो ना, राइट हैंड साइड में हीट नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में आया, मतलब कि वो लोग ने खुद हीट दिया है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया? तो ऐसे सिंपली तुम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला हो गया 4, 5, 8, 9 और ऊपर के क्वेश्चन हो चुके हैं। हाँ, अभी अपने को जो चीज करना है ना वो है रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है। वो लोग ने आधा रिएक्शन दिया होगा और अपने को उसको कंप्लीट करना है। एग्जांपल दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो, फर्स्ट रीड करो, देखो क्या बोला है। The reaction of the iron nail with a copper sulfate solution is, मतलब कि क्वेश्चन अपने को खुद बनाना है और फिर सॉल्व करना है, रिएक्शन दिया ही नहीं है, रिएक्शन भी खुद लिखो और आइडेंटिफाई करो, तो शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट शायद तुमने ले लिया होगा, तो इसको हम लोग हटा। हाँ, अभी ये चीज करने के लिए थोड़ा सा फिर से वो वैलेंसी वाला चीज, और तुम्हारा 9th में तुमने अगर प्रैक्टिस किया है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज समझ में ना आए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ट्राई तो करते। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो सबसे पहले आयरन का मतलब पता होना चाहिए, वो होता है Fe। फिर बोला है कॉपर सल्फेट, कॉपर का मतलब होता है Cu, सल्फेट का मतलब होता है SO4। फिर इसका वैलेंस याद होना चाहिए, ये होता है -2, ये होता है +1। फिर तुमने सीखा होगा ये जाएगा नीचे, ये 2 जाएगा नीचे, तो बन जाएगा Cu, सॉरी इसका भी वैलेंसी 1 भी होता है 2 होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम 2 मानते हैं। तो ये जाएगा 2 नीचे, और ये SO4 के नीचे भी जाएगा 2, और फिर ये 2 और 2 को हम लोग कट कर देंगे तो अपने को मिला CuSO4। सर ये आपने क्या बनाया? कॉपर सल्फेट, कॉपर मतलब Cu, सल्फेट मतलब ये, दोनों का वैलेंसी लिखा और क्रिस क्रॉस किया, तो ये मेरा आयन था। और यहाँ पे अपने को बोला था कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो जब भी आयन और कॉपर सल्फेट, वो लोग ने क्या बोला, रिएक्शन ऑफ आयन एंड विद कॉपर सल्फेट, इसका मतलब अपने को दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। Fe और CuSO4 को अपने को प्लस करना है, और फिर आगे बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो ये तो अपने को क्वेश्चन भी बनाना है और फिर आंसर देना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन करना पड़ेगा। अच्छा, ये लिखने के बाद सबसे पहला स्टेप एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, और ये है CuSO4 को सबसे पहले से डिवाइड करो, ठीक है। ये तो मैंने चीज दिखाया कि कॉपर सल्फेट का मतलब नहीं पता है तो कैसे बनेगा। समझो डायरेक्टली क्वेश्चन ये दिया था, Fe प्लस CuSO4, अपने को भी बोला है कि चलो रिएक्शन को तुम कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा यहाँ पे Cu, यहाँ पे बनेगा SO4, यहाँ पे बन जाएगा +2, और यहाँ पे बनेगा -2। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ। कैसे? मैंने कितना स्प्लिटिंग किया, कितनी बार स्प्लिटिंग किया, एक बार, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, खत्म, ठीक है। अगर अपने को आगे का चीज नहीं पढ़ना है तो बस यहाँ पे भी सम खत्म हो सकता है। सर आपने एक बार स्प्लिट किया ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आया? तो यही थोड़ा अच्छा होगा, आगे क्या बनेगा छोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 14, 15, यस देखो। हाँ, अभी इसमें अपने को रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा 14 और 15, लेकिन इसमें फिर से 15 इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधा करके हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि अपने को बताना है कौन सा रिएक्शन है, तो हम लोग वही ट्राई करते हैं। जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक का मतलब अगर तुमको पता हो तो शायद फिर से क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जिंक मतलब कि Zn, व्हेन जिंक रिएक्ट विथ मतलब कि प्लस करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता होगा तो अच्छा है, HCl, ये दोनों का अगर एडिशन होगा तो क्या बनेगा, तो अपने को सिंपली सबसे पहले फिर से स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, और स्प्लिटिंग मैंने एक बार किया, इसलिए फिर से ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये थोड़ा इजीली हो जाएगा, लेकिन
क्वेश्चन नंबर 14 वो लोग ने पूरा करने बोला है। सर आपको कैसे पता? आ जाओ देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 15, ये था एमसीक्यू नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मैग्नीशियम रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मैग्नीशियम मतलब कि Mg, रिएक्ट विथ मतलब कि प्लस, और HCl बोला, कॉन्सेंट्रेटेड बोला, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग ने बोला अपने को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, ये बन जाएगा H, ये बन जाएगा Cl, इसका वैलेंसी -1, इसका वैलेंसी +1, और Mg का वैसे साइड में पता होना चाहिए +2। फिर क्या करेंगे, ये प्लस और ये माइनस नया पेयर बना देंगे। लेकिन सर बनेगा क्या? तो Mg +2 Cl -1 क्रिस और क्रॉस, ये बन जाएगा Mg के नीचे 1 और ये Cl के नीचे 2, तो फाइनली बन जाएगा MgCl2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे MgCl2। सॉरी हाइड्रोजन बस वो अकेला वैसे का वैसा रहेगा H2। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम पता है तुमको? ये सर पता है, मैग्नीशियम। और इसका नाम पता है किसी को? ये सर क्लोरीन ना, ये हम लोग बोलेंगे क्लोराइड। तो देखो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेकिन एक थोड़ा सा तुम्हारे लिए अच्छा चीज यहाँ पे हो सकता था, अगर ये सब चीज नहीं समझ में आया, अगर किसी को थोड़ा भी दिमाग है, क्वेश्चन में मैग्नीशियम बोला, HCl बोला, सर क्वेश्चन में फेरस तो आया ही नहीं, कॉपर भी नहीं आया, कैल्शियम भी नहीं आया, मैग्नीशियम आ रहा है, हम लोग राइट कर देंगे। ये क्वेश्चन में तुम बच भी जाओगे, तुम्हारा आंसर वैसे राइट भी होगा। तो सिर्फ ये क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर कोई सोच सकता है तो प्लीज सोचना, और ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद अपने को मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, 14 एंड देन 15 हम लोग ने कर लिया, 4, 5, 8, 9, देन 21 एंड 22। ठीक है, 21, 22 अच्छा मुझे पहले कराना चाहिए था। बताओ, प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि हीट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंड 22, प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट, अगर हीट राइट हैंड साइड में होगा, गिवन आउट, एग्जॉस्ट फैन हीट को बाहर फेंकता है, गिवन आउट, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो ये भी अपना हो चुका है। लास्ट 30 एंड 32 इसी टाइप का है, इसलिए हम लोग कर लेंगे एक बार। 30 हो गया, ये वाला, एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of ZnSO4 to an aqueous solution of this is a which example? जो भी बोला है ट्राई करते हैं। क्या बोला है? एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। एडिशन एक्वस सब भूल जाओ, बस याद रखो ZnSO4 प्लस एडिशन करना है विथ BaCl2। अगर इसका एडिशन करेंगे हम लोग BaCl2 के साथ, तो अपने को क्या मिलेगा? तो देखते हैं इसका रिएक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल एक ही चीज कर सकते हैं, इसको ब्रेक करो। कैसे करोगे? Zn, इसको कैसे करोगे? SO4, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, Ba, और इसको Cl। सबका वैलेंस याद होगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग आधा रिएक्शन करके बच जाएंगे। देखो मैंने कितनी बार स्प्लिटिंग किया, तो मैंने 2 बार स्प्लिटिंग किया, तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझा? तो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाले दोनों एग्जाम्पल में मैंने बस एक ही बार स्प्लिटिंग किया था और आंसर खत्म हो गया था। एक बार स्प्लिटिंग तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार स्प्लिटिंग तो डबल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो इसी के साथ अपना ये वाला चीज खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सो एंडो के 2 एग्जाम्पल, और ये चारों ऑप्शन जो दिखे, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी थोड़ा सा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट करेंगे जिसका नाम है बैलेंसिंग। ठीक है, तो आज बैलेंसिंग ट्राई करते हैं और ये चैप्टर अपने लिए फिनिश हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही दोनों होती है जो हम लोग ने कर दी है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया है, आइडेंटिफाई द बैलेंस इक्वेशन आउट ऑफ दिस। ठीक है, चलो लिखते क्या दिया है, Ag plus HCl gives you AgCl plus H2 gives you AgCl plus H2। देखो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप करना है ध्यान देना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो सबसे पहले अपने को यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट, फिर वो कितने नंबर्स में है वो लिखना है और उसके नंबर्स, फिर लिखना है राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट है
और वो उनके नंबर कितने, मतलब वो कितनी बार प्रेजेंट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होगा राइट में भी वही होगा, बस एक ही बार दिमाग लगाना है। सबसे पहले मुझे Ag दिखा, फिर मुझे H दिखा और फिर मुझे Cl दिखा, बस मैंने लिख लिया। अभी काउंटिंग करना है। तो देखो Ag तुमको कितनी बार दिखता है, ओनली वन टाइम, तो हम लोग लिखेंगे 1। H अपने को कितना टाइम दिखा सर, एक बार, तो ठीक है। और Cl अपने को कितनी बार दिखा, ओनली वन टाइम। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आंख बंद करके तीनों नाम पहले लिख लो, क्योंकि इसके अलावा कुछ होगा नहीं। ये हो जाएगा मेरा स्टेप नंबर 1 बैलेंसिंग के लिए। अभी अपने को काउंट करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में Ag कितना है, तो बस 1 है। H कितना है, तो सर 2 है, ये 2 है तो 2 गिनना है, और Cl अपना 1 है। बैलेंसिंग के लिए स्टेप नंबर 1, इसके बाद अपने को याद होना चाहिए सर किसको सबसे पहले बैलेंस करना ना, वही मुझे नहीं समझता है। तो सबसे पहले हम लोग ना मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर अगर मेटल बैलेंस हुआ तो नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। सर वो भी बैलेंस हुआ तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और अगर ऑक्सीजन भी तुमसे भूल से हो गया तो फिर एक और बार भूल करके हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छे से आगे तो ठीक है, नहीं तो ऐसे अपने को स्टेप बाय स्टेप जाना है। देखो सिल्वर मेरा मेटल होता है, अगर पता होगा, पहले से बैलेंस है। क्लोरीन मेरा नॉन मेटल होता है, वो भी पहले से बैलेंस है। तो बस ऑक्सीजन तो है नहीं, तो अभी बस मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 है, राइट में 2 है, तो सर इसको बैलेंस कैसे करोगे। तो ये सब चीज पता होना चाहिए, कैसे 1 + 1 2, ये सब यहाँ पे नहीं चलता है। बस मल्टीप्लाई करके हम लोग दोनों नंबर को सेम बना सकते हैं। राइट में 2 है, लेफ्ट में 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये 2 होगा। सर इसको 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, तुमको यहाँ पे किधर हाइड्रोजन दिखा, सर यहाँ पे, तो उधर तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो, उधर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसा, और कंपल्सरी ऐसा बाहर करना है। तो सर हो गया ना बैलेंस। नहीं, ये सब छोटा छोटा चीज याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन इसके साथ क्लोरीन भी अपने आप 2 बन चुका है, क्योंकि वो 2 दोनों को मिलेगा। जैसे मैथ्स में अगर मैंने 3x + y लिखा होता तो 3 किसको मिलेगा, क्या ये x नजदीक इसलिए उसको मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, 3 तो दोनों को मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट, कभी भी ऐसे 2HCl लिखा है तो ये हाइड्रोजन को भी मिलेगा और ये 2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्लोरीन अभी बन चुका है 2, तो बैलेंस में हाइड्रोजन को करने गया लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो गया, ये चीज तो होते ही रहेगा। लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है, तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अपने को करना पड़ेगा × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लोरीन किधर दिखा, इधर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तुम डायरेक्टली यहाँ पे Cl की जगह पे 2 नहीं लिख सकते, सर ये दोनों के बीच में ऐसे 2 लिखे नहीं चलेगा, कंपल्सरी ऐसे बाहर लिखना पड़ेगा। फिर से क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके वजह से तुम्हारा सिल्वर अभी अनबैलेंस होकर 2 बन चुका है। तो राइट साइड में Ag 2 है, लेफ्ट साइड में Ag 1 है, तो अभी इसको बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मतलब कि यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसके बाद सब लोग बैलेंस हो गए। समझ में आया। तो इस तरह से अपने को कुछ बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तब भी जाके सम सॉल्व होगा। यस, तो शायद ये बेसिक आइडिया आया होगा। बैलेंसिंग का क्वेश्चन वैसे भी कम चांस है, लेकिन हम लोग दिमाग भी तो लगा सकते हैं। ये हो गया ओरिजिनल मेथड। वहां पे बैलेंसिंग करने थोड़ी ना बोलने वाले, वहां पे तो बोलने वाले कि लेफ्ट में बैलेंसिंग का चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, सिंपली काउंटिंग करने आना चाहिए। तो एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, पहले यही एग्जांपल मैं तुमको काउंट करना सिखाता हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग अपने को नहीं सीखना है। ठीक है, ये तो इतना बड़ा हो जाएगा। आज अब काउंट करना सिखाता हूँ, चारों ऑप्शन को लेने वाला हूँ और हम लोग काउंट करते हैं कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज है वो कितना है और राइट साइड में कितना है। अगर ये बोर्ड का एग्जाम होता तो ये ट्रिक नहीं चलता कि सर काउंटिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कहाँ पे अपने को सॉल्व करना है, अपने को तो बस काउंट करके भी काम चल जाएगा। यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है। देखो Ag यहाँ पे कितना है, काउंट करने आना चाहिए। ठीक है, Ag लिखा, H लिखा, Cl लिखा, Ag लिखा, H लिखा, Cl लिखा। लेफ्ट साइड में Ag कितना दिखता है, तो सर एक ही दिखता है, और राइट साइड में कितना दिखता है, 2 दिखता है। ऑप्शन ही खत्म। इसमें Ag बैलेंस नहीं तो बैलेंस इक्वेशन कैसा है, तो नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सर मेरा आंसर हो नहीं सकता। चलो दूसरा कुछ देखते हैं। इसको देखते हैं, सेकंड ऑप्शन 2Ag दिया है और यहाँ पे भी मुझे बस 2 दे दिया है और कुछ दिया है नहीं। ठीक है सर, यहाँ पे Ag2 है, वेरी गुड सर। यहाँ पे भी तो 2 है सर, ये शायद हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितना है, 1,
और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, खत्म। खुद तो बैलेंस करके दो, मतलब ये हाइड्रोजन 1 है ये 2 है, कैसे चलेगा, मतलब कि ये भी बैलेंस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बस वो लोग ने यहाँ पे 2 दे दिया है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में Ag1 है, राइट में 2 है, तो सर ये ऑप्शन भी अपने को नहीं चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट 3 नहीं चलेगा तो ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन होगा, और हम लोग ने खुद मेहनत करके अभी लाया था, तो यही आंसर होगा। ठीक है, बैलेंसिंग का ये लोग ने एक और एग्जाम्पल नहीं दिया है, चलिए तो मैं एक दे देता हूँ, देखते हैं। बैलेंसिंग का वो लोग ने ज्यादा क्वेश्चन इसमें तो नहीं पूछा है, अगर एग्जाम में पूछेंगे तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, बस इसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे है Ca, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। ठीक है, और कुछ बाकी है, यहाँ पे Ca, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। लेफ्ट साइड में कैल्शियम 1 है, राइट साइड में ये कैल्शियम भी 1 है। चलो ठीक है, अब तक तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। चलो ठीक है, क्लोरीन देखो, अच्छा हाँ एक और सल्फर, सल्फर सल्फर यहाँ पे 1 है, तो सल्फर यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 1 जा तो 2 हो जाएगा, और क्लोरीन ये वाला 2 है, तो देखो इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। समझ में आया? तो इस तरह से बैलेंसिंग तुम लोग के लिए अभी इजी हो चुका है, बस तुमको यही काम करना है, चेक करना है कि लेफ्ट में जितना है राइट में उतना है कि नहीं। सिंपल, अगर हो गया तो बैलेंस हो गया अपने लिए। ठीक है, तो बस ये 2 चैप्टर के लिए इतना भी अगर तुमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया तो काफी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, लीव कर सकते हो। बस रिवाइज कर लेना अच्छे से, और स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको रिवाइज करना। ठीक है, बाय।